मार्क्स के एक नए सिद्धांत, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, इतिहास की आर्थिक व्याख्या को समझने का प्रयास करेंगे। ये मार्क्सवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये मार्क्सवाद का एक्चुअल अनुभव मूलक सिद्धांत है। अनुभव मूलक सिद्धांत। मार्क्सवाद के कई सिद्धांत हैं, जैसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। ये मुख्यतः 4 सिद्धांत हैं। ये सभी चारों सिद्धांत आपस में मिले हुए हैं। हम एक सिद्धांत को समझेंगे तो उसके आधार पर हम जो शेष अन्य सिद्धांत हैं उनको भी आसानी से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो मार्क्सवाद का एक दूसरा सिद्धांत है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, ये उनका दार्शनिक सिद्धांत है। दार्शनिक सिद्धांत ये कैसे है, क्यों है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। पहले हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, जो उसका अनुभव मूलक सिद्धांत है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ये अनुभव मूलक सिद्धांत इसीलिए है क्योंकि उन्होंने इतिहास जो अवस्थाएं हैं, इतिहास की अवस्थाएं हैं, उनके आधार पर अपने समाजवाद के सिद्धांत को स्थापित करने का प्रयास किया है। जो ऐतिहासिक अवस्थाएं रही हैं, जो विभिन्न स्तरों पर आई हैं, उनके आधार पर उसने सिद्धांत प्रस्तुत किया है। इसको कई और नामों से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत को कई बार इस नाम से प्रश्न नहीं आता, किसी अन्य नाम से आ जाता है, जैसे आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक नियतिवाद, इसके अलावा सामाजिक अस्तित्व का सिद्धांत, सामाजिक अस्तित्व का सिद्धांत। इस प्रकार सिद्धांत के कई नाम हैं। यह प्रश्न कई अन्य नामों से भी आ सकता है। इतिहास की आर्थिक व्याख्या कह लीजिए, आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक नियतिवाद, या सामाजिक अस्तित्व का सिद्धांत। ऐतिहासिक नियतिवाद कह लीजिए या ऐतिहासिक भौतिकवाद, ये भी इसका है नाम। इस सिद्धांत के कई नाम हैं। इतिहास की आर्थिक व्याख्या, आर्थिक नियतिवाद, ऐतिहासिक नियतिवाद, सामाजिक अस्तित्व का सिद्धांत या ऐतिहासिक भौतिकवाद। ये अनुभव मूलक सिद्धांत है, मैं आपको बता चुका हूं। इतिहास की जो अवस्थाएं हैं उनके आधार पर मार्क्स ने सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले मैं आपको वो जो अवस्थाएं मार्क्स ने मानी है उनको मैं आपको एक बार बता देता हूं। सबसे पहले मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास को निम्न अवस्थाओं में बांटा है। पहली है आदिम साम्यवाद की अवस्था, दूसरी है दास अवस्था, तीसरी है सामंत अवस्था, चौथी है पूंजीवाद की अवस्था, पांचवी है सर्वहारा के अधिनायकवाद की अवस्था, सर्वहारा के अधिनायकवाद की अवस्था, और अंतिम छठी है साम्यवाद की अवस्था।
इस प्रकार मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास को 6 भागों में बांटा है। मार्क्स कहते हैं कि जो 4 अवस्थाएं हैं ये अब तक जा चुकी हैं या चल रही हैं। ये 2 अवस्थाएं हैं भविष्यमुखी हैं, भविष्य में आने वाली हैं। जो ये 3 अवस्थाएं पहले जा चुकी है। वर्तमान जो दौर चल रहा है वो किस अवस्था का चल रहा है? पूंजीवाद की अवस्था का चल रहा है। और इसके बाद जो भविष्य में 2 अवस्थाएं आएंगी वो ये 2 अवस्थाएं आएंगी। सर्वहारा। तो ये 2 अवस्थाएं भविष्य में आने वाली है, ये चल रही हैं। ये पूर्व में 3 अभी जा चुकी है। इसका मतलब हम अब तक कहां तक आ गए हैं? 4 अवस्थाओं तक। इस प्रकार उसने मार्क्स ने संपूर्ण इतिहास को 6 भागों में 6 अवस्थाओं में विभाजित कर दिया है और इनके आधार पर उसने अपना सिद्धांत समझाया है। इसीलिए मार्क्स का अनुभव मूलक सिद्धांत कहलाता है। मार्क्स कहता है कि अब तक समाज में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, समाज में जितनी भी घटनाएं हुई हैं, उनके पीछे किसी ईश्वरीय शक्ति का हाथ नहीं है। विश्व में घटित होने वाली कोई भी घटना, विश्व में घटित होने वाली घटना ईश्वरीय शक्ति का परिणाम नहीं है। ईश्वरीय शक्ति का परिणाम नहीं है, बल्कि भौतिक एवं आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। कई विद्वानों ने यह कहा है कि जो इतिहास बना है वो बड़े बड़े महापुरुषों ने बनाया है। जो महापुरुषों का जो उनका जो दौर रहा है उनके द्वारा इतिहास बना। कार्लाइन ने यह कहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट जैसे जो कई बड़े बड़े महापुरुष आए, बड़े बड़े सेनापति आए, कई बड़े बड़े महाराजा राजा आए जिन्होंने युद्ध जीते, उनके आधार पर इतिहास बना है। मार्क्स इस बात को अस्वीकार करता है। वो कहता है कि विश्व में जो इतिहास है वो कुछ महापुरुषों का इतिहास नहीं है। वो कहते हैं कि विश्व में होने वाली कोई भी घटना है, जो इतिहास है, वो किसका परिणाम है? भौतिक और आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। इतिहास किन्होंने बनाया? आर्थिक शक्तियों के कारण इतिहास बदला है। उदाहरण के लिए मार्क्स बोलता है कि जैसे ही आर्थिक शक्तियां बदली, अर्थव्यवस्था बदली, अपने आप इतिहास बदला है। तकनीक बदली, अर्थव्यवस्था बदली, ऐतिहासिक व्यवस्था बदली। उदाहरण के लिए हम सामंत अवस्था की बात करें तो यहां पर हाथ से चक्की चलती थी। जब हाथ से चक्की चलती थी तो कौन सा इतिहास है, कौन सा दौर था? सामंत अवस्था थी। समय बदला, विज्ञान की नई नई तकनीकें आई। तकनीकी के कारण जब भाप इंजन का आविष्कार हुआ तो कौन सा दौर आ गया? पूंजीवाद की अवस्था आ गई। तो जो कुछ लोग कहते हैं कि इतिहास महापुरुषों का जीवन है, महापुरुषों ने जो युद्ध लड़े, महापुरुषों का जो उन्होंने जो विचार दिए, या जो बड़े बड़े राजा महाराजा हुए उन्होंने जो युद्ध लड़े, उसके आधार पर जो उनका कालक्रम है उनके आधार पर इतिहास तय नहीं होता, ऐसा मार्क्स मानते हैं। मार्क्स कहते हैं कि जो इतिहास है वो भौतिक और आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदली है, अपने आप ही इतिहास की जो अवस्थाएं हैं बदलती चली गई हैं। तो इतिहास है वो भौतिक और आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। सबसे पहली महत्वपूर्ण बात, इतिहास के जो आर्थिक नियतिवाद सिद्धांत है, ऐतिहासिक जो भौतिकवाद का सिद्धांत है, उसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इतिहास किसी ईश्वरीय शक्ति ने नहीं बनाया, बड़े बड़े महापुरुषों ने नहीं बनाया। इतिहास कैसे बना है? भौतिक और आर्थिक शक्तियों के कारण। आर्थिक शक्तियों के कारण अर्थव्यवस्था बदली, नई नई तकनीकें आई हैं, और नई नई तकनीकों के कारण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया, और उसके कारण हमारी ऐतिक अवस्थाएं हैं, जो ऐतिहासिक जो अवस्थाएं हैं वो परिवर्तित होती रही हैं। कैसे परिवर्तित होती रही हैं इनको वो बताने की कोशिश करते हैं। मार्क्स कहते हैं कि
जैसे जैसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था आती है, समय के साथ क्या होता है, मनुष्य इस धरती पर आया और मनुष्य को जीने के लिए भोजन की आवश्यकता थी, और भोजन उसे इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो सकता। उसे भोजन के लिए श्रम की आवश्यकता पड़ेगी, और श्रम के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी, और उसे उत्पादन के साधन चाहिए। उसे किसी न किसी साधन से वो मेहनत करेगा, और मेहनत के बाद उसे भोजन की प्राप्ति होगी। तो कहते हैं कि जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, जैसे जैसे उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होता है, वैसे वैसे सामाजिक संबंध भी बनते हैं, सामाजिक संबंधों में भी परिवर्तन आता है, सामाजिक संबंध भी बदलते हैं। यहां जब दास अवस्था में अलग उत्पादन प्रणाली है, तो यहां पर स्वामी और दास के रूप में उत्पादन की जो जो संबंध है, सामाजिक संबंध इस प्रकार के हैं। यहां पर खेती है, तो यहां पर जो संबंध है वो एक सामंत और किसान के हैं। यहां पर उद्योग कल कारखानों का आविष्कार हो जाता है, इसलिए पूंजीवाद की अवस्था में एक तरफ पूंजीपति हैं, दूसरी तरफ श्रमिक हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे ही उत्पादन प्रणाली चेंज होती है, जैसी अर्थव्यवस्था बदल जाती है, अपने आप ही सामाजिक संबंध भी बदल जाया करते हैं। कैसे बदले, किस प्रकार बदले, अभी तक तो मैंने आपको थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझाया, किस प्रकार मार्क्स इसको समझाने की कोशिश करते हैं वो मैं आपको इस सिद्धांत में समझाने की कोशिश करूंगा, जो इन्होंने 6 प्रकार की अवस्थाएं बताई हैं उसके अंतर्गत। सबसे पहले मार्क्स कहते हैं कि जब मनुष्य इस धरती पर आया और यहाँ जो प्रकृति की जो वस्तुएं थी उनका उपभोग करना सीखा, तो जो पहला दौर था वो था आदिम साम्यवाद की अवस्था। यहां पर लोगों की संख्याएं कम थी, लोगों की संख्याएं कम, संसाधन ज्यादा थे, संसाधन ज्यादा थे, इसलिए कोई कमी नहीं थी लोगों के पास। मिलजुल कर शिकार करते थे, अपना पेट भरते थे, कोई संघर्ष नहीं था, कोई झगड़ा नहीं था, इसलिए अवस्था शांतिपूर्ण अवस्था थी। शांतिपूर्ण अवस्था थी यहां पर, इसलिए कोई संघर्ष भी नहीं था और कोई वर्ग विभेद भी नहीं था। मिलजुल के आराम से चल रहे हैं। धीरे धीरे संबंध आगे बढ़े, नई अवस्था आई, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। कैसे आया परिवर्तन, ये मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम उदाहरणों से इस सिद्धांत को समझें तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा हमारे लिए। दास अवस्था में क्या हुआ, अब वो धीरे धीरे तकनीक बदल रही है, आविष्कार हो रहे हैं। अब कुछ आविष्कार हुए, आविष्कार हुए तो यहां पर कुछ चतुर लोगों ने व्यक्तिगत संपत्ति का के बारे में सोचा। कुछ चतुर लोगों ने क्या किया, जमीनों पर कब्जा कर लिया। जमीनों पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। जब जमीनों पर कब्जा कर लिया, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना ली, और वो क्या बन गए, स्वामी। क्या बन गए, स्वामी। ये दूसरी अवस्था की बात चल रही है। वो क्या बन गए, स्वामी। वो बन गए स्वामी, और उनका जो जीवन है वो मनोरंजन में और आनंद जो गतिविधियां थी उनमें वो मौज मस्ती करने लगे, और उन्होंने अपनी उन संसाधनों का ध्यान रखने के लिए उन्होंने अब क्या रख लिया, शारीरिक कामों को करने के लिए अपने पास एक दास रख लिया, क्योंकि वो तो मालिक हो गए, और उनके जो छोटे मोटे जो शारीरिक जो घर के कार्य हैं, इसके अलावा और कोई बाहर की देखभाल करनी है, उसके लिए उन्होंने किसको रख लिया, दास को रख लिया। दास वर्ग हमेशा स्वामी की देखभाल करते थे, और इस प्रकार यहां पर समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया। अर्थव्यवस्था बदली है, उसी प्रकार उत्पादन के संबंध भी बदल गए। जैसे जैसे व्यक्तिगत संपत्ति आई, वैसे ही समाज भी 2 वर्गों में विभाजित हो गया। पहला है स्वामी, दूसरा है दास।
स्वामी वर्ग को डर था कि कहीं दास छोड़कर न चले जाएं, क्योंकि स्वामी वर्ग का जीवन तो प्रमाद में जा रहा था, मनोरंजन में, और उन्होंने उनके जो शारीरिक कार्यों को करने के लिए किसको रख लिया, दास को रख लिया। तो जब स्वामी वर्ग को लगने लगा कि दास कहीं भाग न जाए, तो इसके लिए इस लोग जो स्वामी वर्ग है उसने कुछ संस्थाओं की स्थापना कर दी। कुछ संस्थाओं की स्थापना कर दी और ऐसे कानून बना दिए, राज्य आ गया। और राज्य में किनका कब्जा था, जिनके पास संसाधन के स्वामी, जो संसाधनों के स्वामी थे, उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया, वो सरकार में शामिल हो गए और उन्होंने ऐसे कानून बना दिए कि दास को जाने की अनुमति नहीं थी, दासों को स्वामी वर्ग के सानिध्य में ही रहना पड़ता था, वो उनकी निजी संपत्ति बन गए एक तरीके से दास। जिस प्रकार मालिक पर जिस प्रकार मकान पर एक मालिक का कब्जा होता है, दास भी उनकी एक प्रकार से निजी संपत्ति हो गए, दासों को छोड़ने का अधिकार नहीं था कि वो स्वामी वर्ग को छोड़कर चले जाएं। तो इस प्रकार यहां पर राज्य भी आ गया और कानून जैसी संस्थाएं आई और इनके माध्यम से जो संपत्ति के स्वामी लोग हैं, जो शोषक हैं, उन्होंने इन दास का शोषण करना प्रारंभ कर दिया। तो यहां से वर्ग विभेद शुरू होता है दास अवस्था से। आदिम साम्यवाद की अवस्था में संघर्ष नहीं है, क्योंकि वहां संसाधन ज्यादा हैं, लोगों की संख्या कम है, इसलिए वहां कोई तनाव नहीं है, मिलजुल कर काम चल रहे हैं। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था बदली, जैसे ही व्यक्तिगत संपत्ति पर कुछ चतुर लोगों ने कब्जा कर लिया, अपनी संपत्ति बना ली, तो यहाँ पर वर्ग विभेद की स्थिति हो गई और समाज दो वर्गों में विभाजित हो गया, स्वामी और दास। तीसरी अवस्था सामंतवाद की अवस्था। और समय बदला और नई तकनीकें आई, अर्थव्यवस्था बदली। अर्थव्यवस्था बदलेगी तो अपने आप सामाजिक संबंध बदल जाएंगे। जो पहले स्वामी और दास के थे, इस अवस्था में वो जमींदार और किसान के हो जाएंगे। जैसे और वैज्ञानिक तकनीकी बढ़ी, तो जो अभी जमीन थी, उन जमीनों पर जो बड़े बड़े जो स्वामी थे, उन्होंने खेती करना शुरू कर दिया और वो क्या हो गए, बड़े बड़े जमींदार, सामंत, ये बन गए वो। और चूंकि जमींदारों का, सामंतों का जीवन था, युद्धों में निकलता था, राजा महाराजाओं वो हमेशा युद्धों में ज्यादा घुले मिले रहते थे, तो उन्होंने जो उनकी जमीनें थी उन पर काम करने के लिए जो दास थे, उनको वहां जमीनों पर काम करने के लिए भेज दे, जो पहले दास कहलाते थे, और वो बन गए इस अवस्था में क्या, किसान। अब चूंकि जमीन जमींदारों की, सामंतों की, और किसान उस पर काम करते थे, तो काम के बदले किसानों को क्या मिल जाता था, थोड़ा बहुत अन्न मिल जाता था, थोड़ा बहुत पैसा मिल जाता था। तो यहां पर भी वर्ग दो भागों में विभाजित है, ये शोषक वर्ग हैं, ये शोषित वर्ग हैं। जो संसाधनों के स्वामी जमींदार हैं, सामंत है, और जिनका शोषण हो रहा है वो किसान का शोषण होता रहा। कैसे आया, मैंने कहा ना, सबसे पहले विज्ञान का आविष्कार और वैज्ञानिक तकनीक का आविष्कार हुआ, अर्थव्यवस्था बदली। अर्थव्यवस्था में का मतलब और नई नई अर्थव्यवस्था में नई नई टेक्निक आ गई, ठीक है। और यहां पर उदाहरण के लिए जैसे हाथ से चक्की का आविष्कार हो गया, इसकी वजह से खेती होने लगी, खेती में काम करने के लिए जमींदारों ने किसान रख लिए। लेकिन शोषण होता रहा है किसानों का, जो पहले दासों का होता था, यहाँ सामाजिक संबंध बदल गए, बड़े बड़े जो संसाधनों के स्वामी थे वो जमींदार हो गए, और दूसरी तरफ जो दास थे उनकी प्रकृति बदलकर यहाँ पर क्या आ गई, किसान के रूप में आ गई। फिर अवस्था बदली और चौथी अवस्था है पूंजीवाद की अवस्था, जो ये अवस्था चल रही है वर्तमान में। वो कहते हैं मार्क्स कि जैसे जैसे फिर वैज्ञानिक तकनीक का आविष्कार हुआ, और यहाँ पर सामंतवाद में मैंने बताया हाथ से चक्की चलती थी, और पूंजीवाद में किससे भाप से चक्की चलने लगी, भाप के इंजन आ गए,
तो धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया। अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया तो क्या हुआ, जो जमीनों के जो मालिक थे, जो खेती करते थे, लेकिन खेती में एक समस्या है, खेती मानसून पर निर्भर है, कई बार फायदा होता है, कई बार नुकसान भी हो जाता है। तो जो बड़े बड़े जो जमीनों के मालिक थे, उन्होंने सोचा धन को कैसे बढ़ाया जाए, आय को कैसे बढ़ाया जाए, कैसे ज्यादा लाभ कमाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उन जमीनों पर उद्योग धंधे लगाना चालू कर दिया। और वो जब उद्योग धंधे लगाना चालू कर दिया तो जो पहले सामंत अवस्था में सामंतवादी थे, जमींदार थे, वो यहाँ पर अर्थव्यवस्था की वजह से उनका स्वरूप बदल गया और वो क्या हो गए, पूंजीपति हो गए। और उन्होंने अपने उद्योग धंधों पर काम करने के लिए, उनको आवश्यकता थी लोगों की, उनको जो पहले जिनकी प्रकृति किसान हुआ करती थी, उनका स्वरूप बदल गया, अब वो श्रमिक हो गए। तो इस प्रकार समाज पुनः दो वर्गों में विभाजित हो गया, एक तरफ पूंजीपति, दूसरी तरफ श्रमिक। तो यहाँ अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आया और वैज्ञानिक तकनीक बदली, भाप के इंजन आ गए, नए नए आविष्कार आ गए, उन जमीनों पर खेती की बजाय उद्योग धंधे लगाना उचित समझा और वो पूंजीपति हो गए और उन उद्योग धंधों पर काम करने के लिए उन्होंने श्रमिक रख लिए। यहां पर भी जो पूंजीपति हैं संख्या में कम है, लेकिन संसाधनों के स्वामी है। श्रमिक वर्ग संख्या में बहुत ज्यादा है, लेकिन शोषण के शिकार है। ये शोषक वर्ग है, ये शोषित वर्ग है। अब ये कहते हैं मार्क्स की पहली बात तो हर अगली अवस्था है वो पहली अवस्था से बेहतर है। इस अवस्था, ये तो बहुत अच्छी अवस्था है, देखो संघर्ष नहीं था। जब वर्ग विभेद शुरू हुआ है तो इस अवस्था से ये अवस्था बेटर अच्छी है। यहाँ लोगों को पहले की तुलना में ज्यादा अधिकार है, कुछ फायदा है उनको। इस अवस्था से ये अवस्था अच्छी है, क्योंकि पूंजीवाद में लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार है। उनकी पहले की तुलना में स्थिति अच्छी है, तकनीकी का भी आविष्कार हो चुका है। अब इसी अवस्था में वो कहते हैं मार्क्स कि पूंजीपति अपनी कब्र स्वयं खोदते हैं। क्यों? क्योंकि पूंजीपतियों का ध्येय है अधिक से अधिक लाभ कमाना, और इस अधिक से अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करेंगे, जब उन्होंने उद्योग धंधे खोले तो वो कई जगह उद्योग धंधे खोलेंगे, अपने व्यापार को वो कई देशों में लेके जाएंगे, और कई देशों में जब लेके जाएंगे तो वहां पर उनको श्रमिकों की आवश्यकता होगी। तो वहां श्रमिकों के लिए वो क्या करेंगे, कई देश जहां पर श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं उनको वहां बुलाएंगे। जब कई सारे देशों के श्रमिक एक जगह आएंगे, वो चिंतन करेंगे, सोचेंगे, अपनी समस्याओं पर विचार करेंगे, तो सभी श्रमिकों को ये लगेगा कि उनकी जो मूल समस्या वही है कि मेहनत तो पूंजीपति कर रहा है, और जो श्रमिक जो वास्तव में माफी चाहूंगा कि जो संसाधनों के स्वामी तो पूंजीपति हैं और मेहनत तो श्रमिक करता है, लेकिन फायदा कौन ले लेता है, पूंजीपति ले लेता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, क्योंकि इस अवस्था में संगठन बनाने का अधिकार है, श्रमिक वर्ग अपना संगठन बनाएगा, उनके अंदर चेतना जागृत होगी। उनका जो अब तक शोषण होता रहा है, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। मार्क्स कहता है कि अब तक जो कई दौरों में जो दास अवस्था से जो एक प्रकार का वर्ग विभेद हुआ, शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग का जो शोषण किया, उसके आधार पर इस पूंजीवाद की अवस्था में श्रमिक वर्ग में चेतना जागृत होती है, और वो कहते हैं कि अब वो दो समय आ चुका है जब हमें पूंजीपतियों के विरुद्ध हिंसक क्रांति करनी पड़ेगी। और वो सभी श्रमिक इकट्ठे होकर, सभी श्रमिक मिलकर, विश्व के सभी मजदूरों एक हो जाओ, नारा है मार्क्स का ये। तो श्रमिक वर्ग संगठित होकर पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करता है, उनको कुचल देता है, उनको हटा देता है, और एक नई अवस्था आती है। वो अवस्था है सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था। और लेकिन ये मार्क्स कहता है कि चार अवस्थाएं अब तक आई हैं, ये अवस्था चल रही है पूंजीवाद की, ये भविष्य में आने वाली है। वो कितनी सच साबित हुई है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये अवस्था जो कहते हैं आएगी जब श्रमिक वर्ग
एकत्रित होकर, संगठित होकर जब पूंजीपति वर्ग के विरुद्ध क्रांति करेगा और लुटेरों को लूट लिया जाएगा, अर्थात पूंजीपति लुटेरे हैं, उन्होंने अब तक श्रमिक वर्ग का, गरीब वर्ग का शोषण किया है, तो इस अवस्था में उनको लूट लिया जाएगा और सभी लोगों को क्या बनाया जाएगा, श्रमिक। सभी लोगों को श्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और पूंजीपति जो हैं उनसे भी कहा जाएगा कि आप क्या कीजिए, श्रम कीजिए आप, और जो श्रम नहीं करेगा उसको कुचल दिया जाएगा। तो सभी लोगों को श्रम करना होगा इस अवस्था के अंतर्गत, और इस अवस्था में राज्य भी बना रहेगा। वो मार्क्स कहता है कि राज्य यद्यपि शोषण करता है लोगों का, राज्य पूंजीपति वर्ग के हित में काम करता है, लेकिन चूंकि एक साथ राज्य को हटाना उचित नहीं होगा, राज्य अपने आप ही चला जाएगा। जब लोग सारे श्रमिक हो जाएंगे, अपना काम हम स्वयं करने पड़ेंगे, स्वयं करेंगे, तो उन लोगों को राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए मार्क्स कहता है कि राज्य धीरे धीरे चला जाएगा, लेकिन इस अवस्था में राज्य बना हुआ है। सभी लोग श्रमिक हो जाएंगे इस अवस्था में, सभी लोग अपना काम करेंगे, पूंजीपतियों को कहा जाएगा कि आप भी श्रम कीजिए, वो श्रम करेंगे तो वो श्रमिक हो जाएंगे, अन्यथा उनको कुचल दिया जाएगा। यहां पर राज्य बना रहेगा और एक नियम प्रचलित होगा, हर व्यक्ति अपनी जिसमें उतनी योग्यता है उतना वो काम करेगा। हर व्यक्ति जितनी मेहनत कर सकता है उतनी वो क्या करेगा, मेहनत करेगा, अपनी योग्यता के अनुसार क्या करेगा, वो कार्य करेगा, और उसने जितना कार्य किया है, उसने जितनी मेहनत की है, उसके अनुसार क्या होगा, प्राप्त होगा। कार्य के अनुसार प्राप्ति, कार्य के अनुसार प्राप्ति, उसने जितना कार्य किया है उतना उसे प्राप्त हो जाएगा, जितनी मेहनत करेगा उतना वो प्राप्त करेगा। लेकिन राज्य यहां अस्थायी है, संक्रमणकालीन व्यवस्था है, क्योंकि अगली अवस्था आने वाली है, वो है साम्यवाद की अवस्था, चरम अवस्था, सर्वश्रेष्ठ अवस्था है मार्क्स के अनुसार, जहां किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, वो छठी अवस्था है, वो है साम्यवाद की अवस्था। वो कहते हैं कि जब सभी लोग श्रमिक बन जाएंगे, सभी लोग श्रमिक बन जाएंगे, तब धीरे धीरे किसी वर्ग विभेद की हमें आवश्यकता नहीं होगी, कोई वर्ग विभेद नहीं होगा, ये अवस्था होगी वर्ग विहीन और राज्य विहीन, साम्यवाद की अवस्था। क्योंकि सभी लोग अपना काम स्वयं करेंगे, इसलिए लोग राज्य के ऊपर निर्भर नहीं होंगे। इसलिए मार्क्स कहता है कि राज्य धीरे धीरे, राज्य शनै शनै विलुप्त हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। यह अवस्था विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है मार्क्स के अनुसार। यहां किसी प्रकार का कोई संघर्ष नहीं है, कोई तनाव नहीं है। हर व्यक्ति इस अवस्था में, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार तो कार्य करेगा। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद में क्या था, अपने जितना वो काम कर सकता है उतना करेगा, जो उसने काम किया उसके बदले जितना वो उसे प्राप्त होगा, जितना मेहनत कर सकता है उतनी करेगा और कार्य के अनुसार प्राप्त करेगा। साम्यवाद में एक नया नियम है, हर व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करेगा और जितनी उसे जरूरत है उतना उसे आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेगा, अर्थात आर्थिक विषमता को समाप्त करना। राज्य धीरे धीरे लुप्त हो जाएगा, सभी श्रमिक हो जाएंगे, योग्यता के अनुसार कार्य करना है और आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करना, ये साम्यवाद की अवस्था है। तो इस प्रकार ऐतिहासिक रूप में मार्क्स ने सिद्धांत को समझाने की कोशिश की है। अब हम इस सिद्धांत से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था बदली है, अपने आप ही सामाजिक संबंध बदल गए हैं। यहाँ अर्थव्यवस्था बदली, स्वामी और दास के संबंध में, फिर विकास वैज्ञानिक तकनीक बदली, नई अवस्था आई, नई तकनीक के कारण अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ, अर्थव्यवस्था बदली, और जैसे अर्थव्यवस्था बदली तो अपने आप ही यहाँ पर सामंतवाद आया, जिसमें जमींदार और किसान के संबंध है। फिर वैज्ञानिक तकनीक नई आई है, नए नए आविष्कार हुए, उससे अर्थव्यवस्था फिर बदली और फिर उससे एक नई अवस्था आ गई, पूंजीवाद की अवस्था। तो और फिर नया
अर्थव्यवस्था बदलेगी। जो अब तक पूंजीपति मालिक थे, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था में श्रमिक वर्ग के हाथों में जब वो एकाधिकार आ जाएगा, फिर अवस्था बदलेगी, फिर सामाजिक परिवर्तन बदलेंगे। और वो अवस्था कौन सी होगी? सर्वहारा के अधिनायकवाद की अवस्था, जिसमें शासन है वो श्रमिक वर्ग के हाथों में होगा। और साम्यवाद की अवस्था वर्ग विहीन और राज्य विहीन अवस्था होगी, यहाँ कोई वर्ग विभेद नहीं होगा। तो इस प्रकार मार्क्स के अनुसार जैसे जैसे आर्थिक अर्थव्यवस्था बदली है, जैसे जैसे उत्पादन प्रणालियां बदली हैं, उत्पादन प्रणालियों के बदलने से उत्पादन के संबंध अपने आप बदल गए, सामाजिक परिवर्तन अपने आप हो गया। तो इसके आधार पर मार्क्स कहता है कि विश्व में जितने भी सामाजिक परिवर्तन हुए हैं, अवस्थाओं, इतिहास बदला है, जितने भी भौतिक परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है। विश्व में घटित होने वाली हर घटना के पीछे भौतिक और आर्थिक शक्ति ही काम करती है। अब तक का जो इतिहास है वो आर्थिक शक्तियों का इतिहास है, भौतिक शक्तियों का परिणाम है। आर्थिक शक्तियों के कारण ही अवस्थाओं में बदलाव आया है। ये कोई महापुरुषों ने नहीं लिखा है इतिहास को, ये कोई ईश्वर ने नहीं लिखा है इस इतिहास को। इतिहास आर्थिक संबंधों ने लिखा है, आर्थिक परिस्थितियां, अर्थव्यवस्था के कारण अवस्थाएं बदली हैं। तो इतिहास आर्थिक संबंध बनाते हैं, ऐसे मार्क्स बोलता है। इसके आधार पर मार्क्स ने 6 अवस्थाएं बताई हैं। आदिम साम्यवाद की, दास अवस्था, सामंतवाद, पूंजीवाद, ये 4 अवस्थाएं अब तक आ चुकी हैं, ये चल रही है। और 5वीं और जो 6ठी अवस्थाएं वो आने वाली है, वो भविष्य में आएंगे। सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवस्था और साम्यवाद की अवस्था। अब हम इस सिद्धांत की आलोचनाओं की यदि बात करें तो कहीं न कहीं इस सिद्धांत में हमें कुछ कमी भी नजर आती है, कुछ विचारकों ने कमी मानी है। पहली बात तो उन्होंने आर्थिक तत्व पर ज्यादा बल दिया है। कि हर घटना आर्थिक तत्व का परिणाम नहीं होती। कुछ घटनाएं हम जानते हैं, राजनीतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण है, भौतिकता भी बहुत बड़ी चीज है, सामाजिक है। तो विश्व में होने वाली कई घटनाएं राजनीतिक से भी कई बार बदल जाया करती हैं। राजनीतिक पक्ष, भौतिक पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं, इनकी वो अवहेलना करते हैं। और इसके अलावा बहुत माफी चाहूंगा, राजनीतिक जो पक्ष हैं उनकी वो अवहेलना करते हैं। ये किस पर जोर देते हैं? आर्थिक, प्राकृतिक तत्व की अपेक्षा अवहेलना करते हैं। वो केवल किस पर बल देते हैं? आर्थिक, आर्थिक, आर्थिक। आर्थिक के अलावा कई सारे तत्व हैं जो किसी घटना को प्रभावित करते हैं, उनके कारण भी घटना होती है। तो इन्होंने आर्थिक तत्व पर ज्यादा बल दिया है। इसके अलावा हम बात करें, वो संयोग तत्व की उपेक्षा करते हैं। कई बार कुछ घटनाएं संयोग की भी होती हैं। उपेक्षा, जैसे हम महात्मा बुद्ध का उदाहरण लें तो उन्होंने जब रास्ते पर जाते हुए एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े आदमी को देखा, मृत्यु एक व्यक्ति की हो गई थी, जब उसको वहां से ले जाते हुए देखा तो उनके मन में परिवर्तन आया। इसके अलावा यदि 1917 की बोल्शेविक क्रांति की बात करें तो यदि रूस को, वो माफी चाहूंगा, लेनिन को यदि रूस जाने की अनुमति नहीं मिलती तो बोल्शेविक क्रांति नहीं होती। इसलिए कई बार संयोग भी होता है किसी घटना के घटित होने के पीछे। तो संयोग तत्व की जो उपेक्षा की है उसको भी हम सही नहीं ठहरा सकते। इसके अलावा हम बात करें, वो केवल कहते हैं कि हर समाज हमेशा 2 वर्गों में विभाजित रहा है, एक तरफ शोषक वर्ग रहा है, दूसरी तरफ शोषित वर्ग रहा है, लेकिन वो एक तीसरा वर्ग भी होता है बीच में। वो कौन सा होता है? मध्यम वर्ग। हम वो मध्यम वर्ग की क्या करते हैं? उपेक्षा करते हैं, वो नहीं मानते मध्यम वर्ग की, जबकि वास्तव में मध्यम वर्ग भी तीसरा वर्ग है जो इन दोनों वर्गों के अलावा भी है। तो मध्यम वर्ग के बारे में मार्क्स ने बात नहीं की है। धर्म की उपेक्षा, कई घटनाएं हैं धर्म के कारण भी होती हैं, धार्मिक उन्माद भी है, धर्म है, वो भी कहीं कहीं कुछ घटनाओं को अंजाम देता है, लेकिन मार्क्स का सारा जोर है वो आर्थिक तत्वों पर है। इस कारण इस सिद्धांत में कुछ कमियां हैं, लेकिन वास्तव में इस सिद्धांत को देखें तो निश्चित रूप से इसके आधार पर मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की नींव रखी है। समाजवाद किस तरीके से लाया जा सकता है, श्रमिक वर्ग को कैसे अपने अधिकार प्राप्त हो सकते हैं, उनकी एक वास्तविक रूपरेखा, एक तरीका मार्क्स ने सिद्धांत के द्वारा बताया है। और इस रूप में इस सिद्धांत की उपयोगिता निर्विवाद है।